हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। क्योंकि अब हम एक फैमिली हैं और मैं समय समय पे आपके लिए मेडिकल अपडेट्स लेके आ रहा हूं। दोस्तों, इस समय कोरोना से बचने के लिए आप सभी मेरे ख्याल से क्या कर ही रहे होंगे, आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें आयुष काढ़े को नियमानुसार और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए ये ना पता होने की वजह से कभी मुंह में छाले हो जा रहे हैं, किसी के नेज़ल ब्लीडिंग हो जा रही है, किसी की रेक्टल ब्लीडिंग हो जा रही है, शरीर में चकत्ते उठ जा रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो आयुष काढ़ा ले रहे हैं। आयुष काढ़ा ही क्या, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि अगर आप लेते हैं तो वो किसी न किसी चिकित्सक के परामर्श के साथ ही आपको लेना चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत एक भ्रांति है लोगों के बीच में कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं। दोस्तों, हमारा शरीर जिसका 75% पार्ट वाटर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पानी ज़रूरत से ज़्यादा पी लें तो वो पानी भी नुकसान कर सकता है। तो उसी प्रकार से कोई भी आयुर्वेदिक औषधि अगर आप लेते हैं तो वो बिना चिकित्सीय परामर्श से आप मत लीजिए, नहीं तो उसके एक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा क्या है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते वक्त आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से आप मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक आपका टेस्ट करता है, आपका एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद एक डोज डिसाइड करता है। उसी तरीके से जब आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो एक 10 विध परीक्षा होती है, जिसके तहत जो वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं आयुर्वेदिक, वो डिसाइड करते हैं कि क्या डोज होनी चाहिए। ये 10 विध परीक्षा क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले प्रकृति का मतलब होता है जब हम जन्म लेते हैं तो हम किस प्रकृति के संग जन्म हुआ है मेरा, जिसके साथ मुझे पूरे जीवन भर चलना है, तो वो प्रकृति होती है। जैसे कि आप कई लोग जानते होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियोस जिसने देखी होगी, कि हमारा जो शरीर है वो दोषों से बना हुआ है। तो दोष क्या है? वात पित्त कफ। तो जन्म लेते वक्त हमारी जो दोषों की स्थिति होती है वही हमारी प्रकृति होती है। अब विकृति क्या है कि इस प्रकृति वाले शरीर में कोई अगर दोष उत्पन्न अपने साम्य अवस्था से बढ़ गए हैं या कम हो गए तो वो हमारी विकृति होती है। तो ये दो तरीके से हम जान सकते हैं, लक्षणानुसार और नाड़ी के चिकित्सा करके। नाड़ी को हम लोग पैल्पेट करके ये पता लगा सकते हैं कि इस समय क्या प्रकृति और क्या विकृति चल रही है, और लक्षणों के आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा आता है कि हमारा सार कैसा है। जैसे पेशेंट मेरे पास आता है तो क्या वो मांस उसमें ज़्यादा है या अस्थि सार है वो, या त्वक सार है, किस तरीके की उसकी जो शरीर की बनावट है वो किस तरीके से, उसमें कौन सा धातु प्रबल है, तो वो चेक करते हैं हम। उसके बाद आता है संवहन, कि बॉडी की कॉम्पैक्टनेस कैसी है, कि वो प्रवर है या मध्य है या अवर है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या डोज रहनी चाहिए। सत्व कैसा है, कि बॉडी के अंदर जो मन है वो मनोबल उसका कैसा है, कि प्रवर है, मध्य है, अवर है, तो उससे हमें पता लगता है कि कितने डोज को ये बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद आता है सात्म, क्या हमारी बॉडी में क्या सात्म कर लिया। जैसे कई पेशेंट आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हम गुटखा खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो यानी कि ये जो ओक है, ओक मतलब जो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स है, उसको भी उन्होंने अपने बॉडी में सात्म कर रखा है, एडेप्ट कर रखा है। तो उससे भी मुझे पता लगता है कि किस डोज में हम इसको देंगे तो ये ड्रग अच्छा काम करेगी, ये औषध अच्छा काम करेगी। इसके बाद आता है हमारे बॉडी का प्रमाण कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जिसमें शरीर के प्रमाण को अंगुल माध्यम से नापने का विधान है, और उसके आधार पे भी हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का औषध इस पर्टिकुलर पेशेंट को देना है। इसके बाद आता है आहार शक्ति कैसी है, कि मेरा जो शरीर है उसके अंदर जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो कितने आहार को पचा पा रही है, कितने आहार को ग्रहण कर पा रही है। इसके बाद आता है व्यायाम शक्ति, कि कितना वो एक्सर्शन टॉलरेट कर सकता है पेशेंट। और लास्टली आता है वय मतलब एज, तो किस एज में किस दोष की प्रबलता रहती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जब बच्चा शिशु होता है तो कफ दोष की प्रबलता रहती है, यौवनावस्था में पित्त दोष की प्रबलता रहती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो वात दोष की प्रबलता रहती है। तो इस तरीके से इस 10 विध परीक्षा के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या डोज देनी है, अलॉन्ग विथ क्या काल चल रहा है, क्या देश है और क्या ऋतु चल रही है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो डोजेज हैं वो
चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो उष्ण वीर्य की औषधियों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्म देश प्रदेश के जो लोग होते हैं। इसी प्रकार से अभी जो ऋतु चल रही है, 15 सितंबर से लगभग अब शरद ऋतु शुरू हो जाती है और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो जितनी भी औषधियाँ जो उष्ण वीर्य की हैं वो क्या करती हैं, पित्त को और बढ़ा देती हैं। और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि जितनी भी नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में छाले हो गए हैं, या फिर आपका रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, इसको हम लोग रक्त पित्त बोलते हैं, तो ये पित्त के प्रकोपित होने से बढ़ जाती है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पे इस आयुष काढ़े का या फिर जो हल्दी ज़्यादा ले रहे हैं लोग, उसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, जिस तरीके से एक पैरासीटामोल लेने से पहले भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और पूछते हो कि क्या डोज रहेगी, हम कितनी मात्रा में लें, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये एक विज्ञान है आयुर्वेद, इसको विज्ञान के रूप में आप लीजिए। जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके सराउंडिंग में हैं, आप उनसे जाके मिलिए और पूछिए कि मैं कितनी डोज रहनी चाहिए आयुष काढ़े की, कितना मैं हल्दी पर डे लूँ, ताकि आपके जीवन में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आयुष काढ़े के बारे में क्या डोज होना चाहिए, किस तरीके से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो किस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं आपका, देन वो डिसाइड करते हैं कि क्या डोज होनी चाहिए, ये सब तक को पता लग सके। थैंक यू सो मच।